गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज जो वीडियो बनाएंगे ये नया सब्जेक्ट है आपका, नए सिलेबस का, ठीक है। और ये सब्जेक्ट का नाम है आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। बोर्ड पे हेडिंग आपका दिया हुआ है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। जो कि ये सिविल थर्ड सेमेस्टर के लिए, सिविल थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सारे बच्चे हैं, ठीक है। ये आपका सिविल थर्ड सेमेस्टर का आपका ब्रांच पेपर है, कोर पेपर है। चाहे वो आप इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए या कोई भी बड़ा से बड़ा कंपटीशंस का आप एग्जाम दीजिएगा, तो सारे कंपटीशंस एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या कहीं इवन आप इंटरव्यूज भी देने जाते हैं, या कहीं आप इवन कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट आपके सामने है ये इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस आपका बनाया हुआ है, उसमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं मैं आपको एक एक करके डील कर दूंगा। अब कोई भी बड़ा से बड़ा कंपटीशन एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे मात्रा में पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल भी स्टैंडर्ड होता है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट बेसिकली जो है ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एडवांस फॉर्म है, ठीक है। जैसे आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 5 चैप्टर पढ़ा होगा, डिटेल में आपको पढ़ाया गया होगा, चाहे आप इवन कहीं भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इवन कोई भी टीचर आपको पढ़ाया होगा तो वहाँ पे बोला होगा कि आगे आने वाले फ्यूचर्स में, ठीक है, ये कौन कौन जो टॉपिक है या कौन कौन जो चैप्टर है जो आगे आने वाले फ्यूचर्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वहाँ पे डिस्कस करके या सर ने थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन में या आपको ब्रीफ थोड़ा मोड़ा बताया ही होगा कि हाँ ये आगे आने वाले सेमेस्टर्स में या आगे आने वाले अपकमिंग सेमेस्टर्स में जो है ये पढ़ लो अच्छे से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में पहले हम लोग अच्छे से समझ ले। आज का जो पूरा का पूरा क्लास होगा या पूरा का पूरा जो वीडियो बनेगा या लेक्चर्स आपके सामने जाएगा, ये पूरा का पूरा बेसिक आपका जो होगा, ये सिर्फ हम अभी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि पहले आपके दिमाग में बातें जाती हैं कि सर हम बुक्स कौन सा लें, ठीक है। तो बुक यहाँ पे 3 बुक का नाम लिखा हुआ है, बुक्स रिकमेंडेड मैंने लिखा है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट में हम लोग SOM के नाम से जानते हैं। अब कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि सर हमको तो पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और आप यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बाबू ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को 3-4 नाम से जाना जाता है। अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि इसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, या इसी को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं, या इसी को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इसी को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं, या इसी को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। तो बेसिकली जो सिविल वाले बच्चे होते हैं, ये सिविल वाले बच्चे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है या चेंज्ड सिलेबस जो है, चेंज्ड सिलेबस में आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से इसको लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली जो आपका ओल्ड जो सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस में सेम चीज आपको पढ़ना था, ठीक है। कुछ चैप्टर्स काट दिए गए हैं, कुछ न्यू चैप्टर्स का एडिशन हो गया है, जो कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना था, ठीक है। जो कि बेसिकली आपको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ना था। वो ओल्ड सिलेबस की बात है, जो पुराने बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं या इवन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो वो ओल्ड सिलेबस की बात है। यहाँ पे जो आपको बताया जाएगा ये मटेरियल के नाम से बताया जाएगा। चीज एक ही है, राइटर जो आपके मार्केट्स में अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है, वो आपका वही चीज है, ठीक है। सिर्फ नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो पहला जो किताब है बाबू, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल SOM, जिसको मैंने बोला SS भावीकट्टी विकास पब्लिकेशन का है ये, ठीक है। पतली सी किताब है, ठीक है, ज्यादा बल्कि किताब नहीं है, ज्यादा भारी किताब नहीं है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे जितने सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छी किताब है, जो ऑलमोस्ट 300-350 के आसपास में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट किताब है। दूसरा आपका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, RS खुरमी का है, ठीक है, जो कि आपका एस चांद पब्लिकेशन का है। इस राइटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनकी किताब भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। RS खुरमी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी आप परचेज कर सकते हैं, ये मल्टी कलर्ड किताब है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा महंगा है। तीसरे में आ जाइए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल RK बंसल का है, ये भी अच्छी किताब है, ठीक है। ये भी आपका ब्लैक एंड व्हाइट किताब है, थोड़ा सा महंगा किताब है, 500-600 के आसपास में आएगा। इसमें सबसे चीप एंड बेस्ट यदि देखा जाए तो चीप एंड बेस्ट में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है SOM, जिसको हम लोग बोलेंगे, ये आपका SS भावीकट्टी का है, जो आपको ऑलमोस्ट ऑल अराउंड पूरा सिलेबस को आपको कवर अप कर लेगा, ठीक है।
तो मैं जो रिकमेंड करूंगा या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं इसमें बात करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही किताब ले लें, या अगर आपको इन तीनों में से या कोई भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की किताब आप अपने सीनियर से या सीनियर के कॉन्टैक्ट में हैं तो वहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी किताब अगर आपको मिल जाए आप ले लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप ये किताब आप परचेज कर सकते हैं। किताब लेकिन परचेज करेंगे, कारण है कि ये आपका अपना ब्रांच पेपर है, ठीक है। ब्रांच पेपर कहने का मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जब तक आपका सिविल से नाता रिश्ता है, ये सब्जेक्ट से आपको नाता रिश्ता रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं रखिएगा आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, और इसका आगे आने वाले फ्यूचर्स में इस सब्जेक्ट का डायरेक्ट इंप्लीमेंट पड़ेगा, चाहे वो इवन 4th सेमेस्टर हो, 5th सेमेस्टर हो, 6th सेमेस्टर हो, ठीक है। कहीं भी होगा, लेकिन होगा, कारण कि आगे आने वाले सेमेस्टर में सिलेबस आपका चेंज रहेगा, तो इसी का एडवांस फॉर्म फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से आए या स्ट्रक्चरल एनालिसिस के नाम से आए या मॉस 2 के नाम से आए, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। ये इसी का डायरेक्ट इंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा, इन चीज़ों को नहीं समझिएगा, तो आपको आगे भविष्य में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये किताब तो मैंने डिस्कस करा कि किताब आपको ये तीनों में से जो भी अच्छा लगे ले ले, ठीक है। अच्छा क्या लगना है, जो सारा अच्छा किताब है इसमें आपको लेना है। अगर आपको अच्छा चीप एंड बेस्ट में लेना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल SS थावीकट्टी का ले लीजिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इधर आ जाए, ठीक है। ये सिलेबस पे बात कर लें। सिलेबस बेसिकली है क्या, सिलेबस को थोड़ा समझ लें, जान लें। बाकी इसके पहले तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या है। एग्जामिनेशन पैटर्न में यदि देखा जाए तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका देखा जाए तो 70 का थ्योरी होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। जो हम आपको पढ़ाएंगे या जो आपको बताया जाएगा या जो भी वीडियो के थ्रू आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो सिर्फ आपका 70 के लिए जाएगा, ठीक है। इस 70 में भी आपका पैटर्न बना हुआ है, आप लोग जानते हैं, डिप्लोमा में ये आपको पूरा का पूरा बताया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एग्जाम भी दिया होगा, या इवन प्रमोट कर गए होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आप लोग एग्जाम दिए होंगे। 30 जो होता है बाबू, ये 30 इंटरनल होता है जो कॉलेज के थ्रू आपको मिलता है। हम जो पूरा आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे ये 70 पे बात करेंगे, ठीक है। और ये 70 में आपके SBT के अनुसार 28 में आपका पास है, जिसमें आपका जो है ये 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एक नंबर का, ठीक है, क्योंकि बनाना कंपलसरी है। और उसके बाद आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है। 70 में 28 में पास है, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, एक मार्क्स का होता है, ठीक है, जो कि बनाना आपको टच करना, अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ये तो बेसिक आपका एग्जाम का पैटर्न है, ये आप लोग जानते भी हैं। एग्जाम भी आप लोग दे रहे होंगे, 3rd सेमेस्टर में आ गए हो तो ऐसा ही बात नहीं है कि आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हम डिस्कस करेंगे ये टोटल सिलेबस पे बात करेंगे अभी हम लोग। बेसिकली ये चैप्टर जो आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, इसका बेसिक इंप्लीमेंट, बेसिक मतलब क्या है, उसके बाद एक एक करके हम आपको पूरा का पूरा वीडियो वाइज आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है बाबू, ये फर्स्ट यूनिट है आपका, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, बहुत डिटेल में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। पहले जो है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। लेकिन सारी चीजों को जानने के पहले आप एक सुंदर सा नोटबुक बनाएंगे, ठीक है, जो आपका 300 से 350 के आसपास में ये एक मोटा सा कॉपी खरीदेंगे, ठीक है, मोटा कॉपी स्पाइरल वाला, और ये एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे आप यहाँ इसका, ठीक है, कारण कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, कोर पेपर है, ब्रांच पेपर है, जिसमें आपको ये 300 350 पेपर का एक बुक तो सुंदर से खरीदी, कॉपी तो ले ही लेना है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एकदम सफिशिएंट लेवल में, अप टू कंपटीशंस लेवल तक हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल पेपर है, कंप्लीट न्यूमेरिकल पेपर है। थ्योरी तो है ही, उस थ्योरी पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है, बहुत सारे फॉर्मूले का डेरिवेशंस है, ठीक है। मतलब आप एकदम समझ लीजिए कि ये आपका अब ये ब्रांच पेपर यहाँ से शुरू हो गया है, इसके बिना आप सिविल इंजीनियर नहीं बन सकते हो। जो भी अब आपके सामने सब्जेक्ट आएगा वो आपका ब्रांच पेपर, आपका खुद का अपना पेपर होगा। और अब आप 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं, इसका मतलब आप अपने अपने ब्रांच में एंटर कर गए हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट आपको टोटल के टोटल वहाँ पे पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें उसमें एक ये सब्जेक्ट है, बाकी और सब्जेक्ट आपको अलग अलग टीचर्स बताएंगे, अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन, जितना भी टॉपिक्स है, सारा का सारा चैप्टर इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक ईच एंड एवरी चैप्टर से हम आपको इतना क्वेश्चंस कराएंगे
सेमेस्टर का तो क्वेश्चन होगा ही, उसके बाद हम अप टू कॉम्पिटिशन्स लेवल तक आपको क्वेश्चन करा देंगे जो एसएससी जेई वगैरह में या रेलवेज वगैरह में पूछता है। ठीक है, तो देखेंगे एक एक करके, पहले इन सारी चीज़ों को समझेंगे, देन हम लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 से शुरू करेंगे। पहले इसको हम लोग समझ लें। चलिए देखिए, इसमें अगर आपको सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स देखने हैं तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की संख्या 5 है। ठीक है, अच्छे से समझना, अभी बेसिक हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। पहला जो चैप्टर है बाबू, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, फोर्स लगने के बाद अगर वो बॉडी अपने पॉइंट पे या एक्सिस के ऊपर रोटेट कर जाता है तो दैट टर्म या दैट फेनोमेना इज नोन एज मोमेंट। इनर्शिया का मतलब आप लोग जानते हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। तो इनर्शिया का मतलब सिंपल सा आप लोग जानते हैं कि बॉडी जो स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन ना करें। ठीक है, ये दोनों का फिजिकल मीनिंग, ये दोनों टॉपिक्स का, ठीक है, आप लोग जानते हैं। ये दोनों अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में आपको कंबाइंड करके पूछ दिया है, मतलब चैप्टर है ये पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अगर आप बेसिक फिजिक्स 1 पढ़े होंगे या फिजिक्स 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यूनिट नंबर 4, आई होप यूनिट नंबर 4 था, जिसका नाम था आपका रोटेशनल मोशन। उस रोटेशनल मोशन के अंदर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसमें कितने तरह के थ्योरम्स पढ़ने हैं, हर एक थ्योरम्स का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स तो आपको नहीं बताया गया होगा, कारण कि आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल्स था ही नहीं। ठीक है, हर एक सेक्शंस का, जैसे सर्कुलर सेक्शन है, आई सेक्शन है, सी सेक्शन है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, हर एक स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन का, ठीक है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी ये पूरा का पूरा आपके एग्जामिनेशंस में पूछता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक मतलब थोड़ा आप समझ लीजिए, आप लोग को डिटेल में हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आपको मोमेंट पता है तो मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है px²। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिकली सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी पॉइंट के ऊपर या एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है और वो रोटेशन को वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, रोटेशन नहीं होने देगा, रोटेशन को आपको क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोटेशन में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, डिटेल में हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत ब्रीफली बात करेंगे। अभी सिर्फ इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये अगर कोई मोमेंट है तो मोमेंट बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, आपको डिस्टेंस तो पता ही है, और फिर x, मतलब ये x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके साथ आप इसको ले जाकर इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो m मिल जाएगा, जिसको सिंपली हम लोग I से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर में हम बताएंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, फिर डिफरेंट सेक्शंस का न्यूमेरिकल्स में क्या क्या यूज होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और जब तक हर एक सेक्शन पर, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, इन सारे सेक्शंस का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं जानिएगा, आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिराइव करके बताया जाएगा और देन न्यूमेरिकल बताया जाएगा। इसमें बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ना है, कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो पढ़ना है। तो डिटेल में आपको ये पढ़ाया जाएगा, जो कि आप इसका बेसिक आपको पता होगा। ठीक है, जो आप फिजिक्स 1 में आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको बताया गया होगा रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। ठीक है, ये डिटेल में आपको बताया गया है। फिर वहाँ पे तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हम उसको पूरा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे है। वहाँ पे फार्मूला का डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना था, यहाँ पे उन सारे फार्मूला का डेरिवेशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, कहीं किसी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या है, कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जब यह चैप्टर आपका शुरू होगा, तो ये चैप्टर शुरू होगा तो वहाँ पे हम आपको अच्छे से बताएंगे डिटेल में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। दूसरा में यदि आ जाए तो दूसरा में है बाबू, दूसरा यूनिट जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है।
अगर आप अपने सिलेबस में देखे होंगे तो पूरे मॉस का या पूरे मॉम का सबसे बड़ा यूनिट आपका यही है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और ये सिंपल स्ट्रेस एंड और स्ट्रेन जो है ये एमओएम का, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का ये बैकबोन है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है तो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा कि स्ट्रेस को बेसिकली सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है और ये होता है लोड बाय एरिया, रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में आपको बताया गया होगा, जो कि फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ना है या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ना है, जहाँ पे स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये सारा चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा बताया गया होगा। तो वहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताया गया होगा, लेकिन स्ट्रेस का डेफिनेशन आपको बताया गया होगा कि स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस बेसिकली रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस करता क्या है कि अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन करिएगा, जितना अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन होगा उतना ही सेम अमाउंट का इंटरनल फोर्स अगर बॉडी के अंदर में रेसिस्ट डेवलप हो जाए और उस बॉडी पे होने वाले या उस बॉडी में होने वाले डिफॉर्मेशन को वो रोक दे, डिफॉर्मेशन नहीं होने देता है, ठीक है, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन वर्क करता है, दैट विल बी नोन एज क्या, स्ट्रेस। जैसे आपको अगर देखा जाए, बताएं ये पेन है और ये पेन पे हम इसको पकड़ के ऐसे इसको प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो हम बाहरी से एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद भी ये जो पेन है अपने शेप और साइज को चेंज ना कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है कि जितना फोर्स का एप्लीकेशन हम बाहर से कर रहे होंगे उतना ही फोर्स का एप्लीकेशन, उतना ही फोर्स अंदर से जनरेट हो रहा है, और वो फोर्स जो जनरेट हो रहा है जो इसके शेप और साइज को डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, जिसको IRF इन शॉर्ट में बोला जाता है, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, विथ डायग्राम आपको बताएंगे, बहुत सारे सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। और कितने तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से स्ट्रेस कितने तरह का होता है, फिर आपका मैं क्या कहते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से आपका स्ट्रेस कितना होता है, फिर आपका नेचर के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार स्ट्रेस आपका कितना होता है, बहुत सारे स्ट्रेसेस आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन भी आपको पता है कि अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएं, बेसिक सब जानते होंगे, फोर्स लगाएं और फोर्स लगने के बाद अगर वो बॉडी अपने डायमेंशंस को चेंज कर देता है, ठीक है, डायमेंशन को चेंज करता है, और तो ये कहता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे बात को समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। आपने यहाँ पे कोई एक बॉडी है और ये बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया P, ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है। जैसे आपने फोर्स लगाया बॉडी इलोंगेट कर गया, मतलब इसके लेंथ में चेंजिंग आ गया, तो इसके डायमेंशन में चेंजिंग आ गया, दोनों डायमेंशन में चेंजिंग आ गया, इसके लेंथ में भी चेंजिंग आ गया और इसके डायमीटर में भी चेंजिंग आ गया। तो अगर किसी भी मटेरियल के डायमेंशंस के अंदर में चेंजिंग आता है और जो ओरिजिनल डायमेंशन है उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड मार दीजिएगा ना बाबू, तो वही क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इस मटेरियल के ऊपर फोर्स हम कंप्रेसिव नेचर का भी लगा सकते हैं, टेंसाइल नेचर का भी लगा सकते हैं। तो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगेगा तब क्या होगा, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगेगा तब क्या होगा, कौन सा डायमेंशन बढ़ेगा, कौन सा डायमेंशन घटेगा, तो इसके टाइप्स कितने होते हैं पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, और जहां स्ट्रेस होगा वहां स्ट्रेन होगा, ठीक है। बहुत सारे इसमें टर्म्स आपको पढ़ने हैं, इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, EG के नाम सुना होगा आप लोगों ने, EG के बीच में रिलेशंस भी पढ़ना है, ठीक है, रिलेशंस डिराइव करके आपको बताना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी ज़्यादा ही पूछेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक के ऊपर हम बहुत ब्रीफली और डिटेल में बात करेंगे, और न्यूमेरिकल आपको वहाँ पे हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन है। तो बेसिकली आई होप ये समझ रहे हो कि सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन क्या है। तो इसके बाद आप दूसरा के बाद तीसरे यूनिट में एंटर कर जाएं। तो तीसरा जो यूनिट है, ठीक है, ये है आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये मॉस का बहुत ही शानदार चैप्टर है, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो आगे आने वाले भविष्य में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपको सामना करना पड़ेगा। और ये जो चैप्टर है बाबू, ये कह दें, ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये आपका
एमओएम का बैकबोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें यह चैप्टर का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट में यहाँ पे एसएफडी और बीएमडी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली शियर फोर्स होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, तो इन सारी चीजों को जानने के पहले, एसएफडी और बीएमडी जानने के पहले आपको बीम लोड सपोर्ट के बारे में जानना होगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 2 में इक्विलिब्रियम वाले में लोड के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोड कितने तरह का होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सपोर्ट कितने तरह का होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीम क्या होता है बीम आप लोग भी जानते होंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट जब तक आपके पास नहीं रहेगा, आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब ये चैप्टर हम शुरू करेंगे तो पहले हम बेसिक बताएंगे, लोड क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, बीम क्या होता है, उस पर लोड लगेगा तो कैसे कैसे वो डिफॉर्म करेगा, ये पूरा डिटेल में जानने के बाद तब हम चैप्टर के अंदर में इंटर करेंगे। तो बेसिकली शियर फोर्स होता क्या है कि अगर प्लेन के पैरेलल फोर्स लगा, प्लेन के पैरेलल फोर्स लगा तो उस फोर्स को हम लोग शियर फोर्स के नाम से जानते हैं, या सिंपली कह सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर हम फोर्स लगाएं, किसी मटेरियल के ऊपर, जैसे मान लो कि हम फोर्स लगाएं, ठीक है, ये यहाँ पे ये लोड लगा दिए और इसके ऊपर लोड लगा ट्रांसवर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये शियर ऑफ हो गया, शियर ऑफ करने का मतलब ये टूट गया, ठीक है, ठीक है। तो एक फोर्स ऊपर से, और जब ये टूटेगा, ठीक है, तो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो ये बीम आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, और इसके ऊपर जो फोर्स या लोड लग रहा है, ठीक है, फोर्स या लोड जो इसके ऊपर लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग शियर फोर्स के नाम से जानते हैं। शियर फोर्स कहने का मतलब बेसिकली टूटना, ठीक है, शियर ऑफ हो जाना मतलब टूट जाना, ठीक है। या कह सकते हैं कि यदि दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है, दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में वर्क करे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो फोर्स लगने के बाद अगर कोई भी बीम जो है अपने पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर बेंड कर जाए, उसी को हम लोग बेंडिंग मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो डिटेल में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप लोग टर्म का नाम समझ लीजिए कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। ये चैप्टर जब शुरू होगा तो बहुत डिटेल में हम आपको अच्छे से समझाएंगे, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट जानेंगे, तब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। पहले आप टॉपिक समझ लीजिए, ये अगर सब्जेक्ट में ये टॉपिक, ये चैप्टर अगर आपको गड़बड़ होगा तो आगे आने वाले फ्यूचर्स में, ठीक है, एक सब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम है टॉस। टॉस में 3 से 4 चैप्टर आपका ऐसा है जो कंप्लीटली आपका इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस बीम पढ़िएगा, फिक्स बीम पढ़िएगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पढ़िएगा। ये चैप्टर अगर आपका गड़बड़ हो जाएगा ना बाबू, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर में क्या क्या आता है, एसएफडी बीएमडी के, एसएफ बीएम और लोड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर क्या होता है, ये पढ़ना है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है। जैसे मान लो कि इसके ऊपर ये हमने लोड लगाया, ठीक है, ये लोड लगने के बाद ये W1, W2, W3 जो ये लोड है, इन सारे लोड्स के कारण ये जो बीम है, बीम का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो उसको हम डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, डायग्रामेटिकली दिखाएंगे कि जब ये डिफॉर्म करेगा, लोड करेगा, तो लोड पड़ेगा, इसके ऊपर लोड आएगा तो ये अपने शेप और साइज को कैसे चेंज करेगा, इसके शेप में कैसे चेंजिंग आएगा, वो एक डायग्राम के माध्यम से हम इंडिकेट करेंगे। तो उसी को हम लोग शियर फोर्स डायग्राम, और मूवमेंट को अगर इंडिकेट करेंगे तो उसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के हम लोग नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि ये जो चैप्टर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका सॉम का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब तो है ही, ठीक है, ये सब तो है ही, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि है तो ये है। उसके बाद अगर हम चौथे यूनिट में एंटर करें तो चौथा यूनिट है आपका बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन बीम, ठीक है। बेंडिंग और शियर स्ट्रेस क्या होता है तो ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो कि कोई ये बीम है, ठीक है, तो बीम के ऊपर जब ये लोड लगेगा तो किस तरह का बेंडिंग होगा, कितने तरह का बेंडिंग होगा, बेंडिंग का क्या नेचर होता है, ठीक है। तो बेंडिंग का दो बेसिकली नेचर होता है, एक होता है सैगिंग, एक होता है हॉगिंग। बेंडिंग मोमेंट का दो टाइप होता है, तो कब ये सैग करेगा, कब ये हॉग करेगा, बेंडिंग। और बेंडिंग का इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होता है M/I बराबर सिग्मा B/Y बराबर E/R। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है,
बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग फ्लेक्सरल इक्वेशन या बेंडिंग इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो कि ये इक्वेशन एग्जाम में ऑलमोस्ट टाइम में ये इक्वेशन आपको पूछता है, ठीक है। तो बीम में कैसे कब शियर डेवलप होगा, कब आपका बेंडिंग डेवलप होगा, शियर कितने तरह का होगा, बेंडिंग कितने तरह का होगा, शियर का मतलब क्या होता है। तो शियर तो अभी बताएं कि अगर प्लेन के पैरेलल फोर्स लगता है तो उसको हम लोग शियर फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब फोर्स लगा और वो बेंड कर गया किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बेंडिंग मोमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे पढ़ना आपको कितने तरीके का है, तो यहाँ पे दो इसका टाइप्स होता है, ठीक है। टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। एक होता है सैगिंग और एक होता है हॉगिंग, तो वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बातों को समझेंगे। इक्वेशन अभी आपको बताया m/i बराबर सिग्मा b/y बराबर e/r, तो वहाँ वो इक्वेशन को हम लोग डिराइव भी करके पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग वहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट वन इज द कॉलम। कॉलम कॉलम बेसिकली एक तरह का वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है। कॉलम जो होता है बाबू, ये कॉलम एक तरह का वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है। और ये वर्टिकल मेंबर के ऊपर अगर आप लोड का एप्लीकेशन करिएगा तो लोड के एप्लीकेशन के बाद कैसे ये बेंड करेगा, तो बेंडिंग का यहाँ पे एक नया नाम आ जाएगा जिसको हम लोग बकलिंग के नाम से जानते हैं। बकलिंग कहने का बेसिकली मतलब होता है कोई भी कॉलम वर्टिकल मेंबर अगर लैटरल वर्टिकल डायरेक्शन में मुड़ जाए, मतलब क्या हो जाए, बेंड कर जाए, तो जब ये बेंड करेगा तो कुछ इसका बेंड करने का नेचर ऐसा होगा, ठीक है। तो बेंड करेगा तो इसका क्या क्या नेचर होगा, कौन कौन सा लोड को कैलकुलेट करेंगे, कॉलम कितने तरह का होता है, कॉलम पे लोड कैसे लगता है। तो कॉलम बेसिकली तीन तरह का, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे थियोरीज पढ़ने हैं, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, रंकाइन फार्मूला क्या होता है, यूलर फार्मूला क्या होता है, कब कहेंगे कि लॉन्ग कॉलम होगा, कब कहेंगे कि शॉर्ट कॉलम होगा, कब कहेंगे कि मीडियम कॉलम होगा, रंकाइन फार्मूला का डेरिवेशन क्या है, यूलर फार्मूला का डेरिवेशन क्या है, कौन सा फार्मूला जो है किस कॉलम के लिए एप्लीकेबल होगा, ये सारा चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो कॉलम मैंने तो आपको बताया कि कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जिसके ऊपर लोड जो लगेगा वो कंप्रेसिव नेचर का लोड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगता है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कॉलम के नाम से जानते हैं। जो कि ये जो चैप्टर बेसिकली जो है ये नया एडिशनल चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स पहले भी पढ़ने थे सॉम के अंदर में, ठीक है। ये चैप्टर आपको नया ऐड कर दिया है। ये चैप्टर आपको पढ़ना था टॉस में, ठीक है। टॉस का लास्ट यूनिट था ये कॉलम्स, ठीक है। तो वहां से कट करके यहाँ आपके सिलेबस में ऐड कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आपको आएंगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस का ब्रीफ आइडिया जो था, ठीक है, मैंने आपको दे दिया। कितने यूनिट्स हैं, क्या है, नहीं है। अगला जो हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे या आपके सामने अगला जो वीडियो आएगा वो जो आएगा ये इसमें जो चैप्टर हम आपका शुरू करेंगे, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका जो शुरू होगा बाबू, हम यूनिट 2 से शुरू करेंगे। यूनिट 2 से शुरू इसलिए करेंगे कारण कि बेसिक आपका ये है, डायरेक्ट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपका शुरू नहीं करेंगे। यूनिट 2 से शुरू करने का मेरा मेन लॉजिक ये है कि ये मॉस का बेस यही चैप्टर है, ठीक है। आपके सिलेबस में यूनिट 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया है, लेकिन हम जो आपके सामने स्टार्ट करेंगे ये यूनिट 2 से पढ़ेंगे और यूनिट 2 के बाद जो आपके सामने एक एक करके चैप्टर आता जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कारण कि मॉस का बेस जो चैप्टर है यही है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो अगले क्लास से आप प्रिपेयर रहिएगा कि अगले क्लास से चैप्टर आपका सिलेबस जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले भी हम कुछ बेसिक चीज आपको बताएंगे, तब सिलेबस के अंदर में होंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में यूनिट 2 से शुरू करेंगे विथ बेसिक। थैंक यू।